हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इत्तेफाक से मैंने हरे रंग का जैकेट पहन लिया। कहा कि आई यू चीयरिंग फॉर बात कही, बड़ी नागवार गुजरी और खासकर ऑपोजिशन के लीडर्स में कई का मेरे पास फोन भी आया। अब बात हो रही थी इंडिया ब्लॉक के बॉयकॉट की कि उन्होंने एंकर्स का बॉयकॉट किया है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत गर्ज फैसला है। अगर उन्होंने नफरत के लिए बॉयकॉट किया है तो ये बॉयकॉट 10 साल पहले होना चाहिए। ये तो उन्होंने जब उन्हें ये लगा, जब भारत के हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को इस तरह उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही, उनको बताया जा रहा था कि वो मुल्क के अकेले ऐसे दुश्मन हैं, अगर वो रास्ते से हट जाएं तो विश्व गुरु बन जाए। वो इतने बदतरीन लोग हैं कि एक वायरस अपने ऊपर लाद कर, अपने को इन्फेक्ट करके वो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को 120 करोड़ जो बाकी बचे लोग हैं उनको वायरस देने के लिए बन गए। वो कोरोना बॉम्ब है, उन्होंने कोरोना जिहाद। ऐसे वक्त में जब बाकायदा बॉयकॉट की कॉल्स हो रही हैं, वहां की बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हों और वो उन पंचायतों को पूरा फरोग देने का काम ये न्यूज चैनल्स लगातार बता रहे हो दुश्मनों के तौर पर, ऐसे वक्त में कभी पूरे 10 साल में किसी सेक्युलर ऑपोजिशन पार्टी को ये ख्याल नहीं आया कि इनका बॉयकॉट होना चाहिए। अलग अलग तरह की पहचानें मिली हैं इस दौर में। पहले मुझे बहुत सारे लोग आके सोशल मीडिया पे कहते हैं आप तो सिर्फ मुसलमानों की जर्नलिस्ट हैं, आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती हैं, आप तो सिर्फ उनके लिए रिपोर्टिंग करती हैं। पहले जब मुझसे कोई ऐसा कहता था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं एक तबके की जर्नलिस्ट हूँ। मैं हमेशा समझती थी कि मैं सोशल जस्टिस ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ। जहाँ बात आती है कमज़ोर तबकों की, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो, मैंने अभी सबसे पहले यहाँ औरतों का मसला उठाया। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं सोशल जस्टिस ओरिएंटेड, फ्रीडम ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ, राइट्स ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन अब कुछ दिनों से लगने लगा कि अच्छा लगने लगा जब किसी ने कहा कि आप मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं। न जाने क्यों अब मैं इसे एक ताज की तरह पहनती हूँ। और इसकी एक वजह है। मैं समझती हूँ कि एक ऐसे दौर में जहाँ 20 करोड़ लोगों की आवाज़ इस तरह दबाई जा रही हो कि जूता उनकी गर्दन पे रखा हो, ऐसे दौर में मैं 20 करोड़ नहीं 20 लाख या 2 लाख लोगों की आवाज़, उनकी तकलीफ़, उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें, उनकी ज़िंदगी, अगर मैं उन्हें ज़रा सी भी आवाज़ दे पाती हूँ तो मेरा जर्नलिज्म, मेरी सहाफ़त कारगर है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप मुझे मुस्लिम जर्नलिस्ट करें। मैं पैदा हुई हूँ मुस्लिम घर में, मैं अपने को आइडेंटिफाई करती हूँ एज ए मुस्लिम, लेकिन मुझे लगा कि शायद एक बॉक्स में बांधने की एक कोशिश है और एक तरह से मुझे मेरी जो एक इमीडिएट आइडेंटिटी है, और ख़ासकर ऐसे बहुत सारे मौके रहे। मैंने हिंदुस्तान के सबसे सेक्युलर न्यूज़ रूम में भी काम किया है और हिंदुस्तान के सबसे सेक्युलर न्यूज़ रूम में मैंने बदतरीन कम्युनलिज्म सहा है। तो सिर्फ फ़र्क इतना हुआ है कि उस दौर में कम्युनलिज्म को बुरा माना जाता था, थोड़ा ढक के छिपा के कम्युनलिज्म किया जाता था। नरेंद्र मोदी ने आके उसी कम्युनलिज्म को फैशनेबल बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनलिज्म नहीं था। मैंने हिंदुस्तान के सबसे सेक्युलर न्यूज़ रूम में अपने लिए तरह तरह की चीज़ें कहीं, सुनी और सही। मैंने ये भी सुना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इत्तेफाक से मैंने हरे रंग का जैकेट पहन लिया तो कहा कि आई यू चीयरिंग फॉर पाकिस्तान। मैंने ये भी सुना कि जब मैं बटला हाउस एनकाउंटर कवर करने गई और मैंने वो लड़के जो मारे गए, और इससे पहले कि किसी कोर्ट ने उन्हें ये साबित किया, ये डिक्लेयर किया कि ये टेररिस्ट है नहीं, मैंने कहा कि भाई मुस्लिम युवा यहाँ पर रह रहे हैं और इनके साथ ऐसा हुआ। मैंने सिर्फ उनको टेररिस्ट नहीं कहा, जो कि मुझे जो दस्तूर है वो ये कि सबसे पहले एक मुस्लिम लड़का आपको मिले जिसको पुलिस एनकाउंटर कर रही है तो आप सीधे उसे कहिए कि टेररिस्ट है। इससे पहले कि कोर्ट क्या कहती है, केस क्या है, मुकदमा क्या चल रहा है, वकीलों ने क्या जरह की, वो सब की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको कहना है कि आप टेररिस्ट हैं। अगले ही दिन मुझे बटला हाउस एनकाउंटर की रिपोर्टिंग से हटा दिया गया। तब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो वो दौर भी देखा है, तारीख ने देखा है, मैंने देखा है, सहा है। सिर्फ अब फ़र्क ये हो गया है कि पहले फिर भी उस तमाम कम्युनल हालात में भी थोड़ी जगह होती थी। आपको कोई बुलेटिन का स्लॉट दे दिया जाता था, कोई रिपोर्टिंग बीट मिल जाती थी। आज मैं सोचती हूँ कि इन तमाम जो दरबारी मीडिया चैनल्स में जो रिपोर्टर्स
और एंकर्स अगर बच्चे भी हैं जो काम भी करते हैं, उनमें से आप बहुतों को जानते हैं कि वो किन की आवाज़ बने हुए हैं। अभी भी देखा आपने उनमें से कई को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे थे। इसके अलावा मैं फील कर रही थी उन तमाम लोगों के लिए, शायद आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा, और आज मैं सोच रही थी आपसे ये भी बताऊं कि आप सोचिए उन तमाम लोगों के बारे में, उन प्रोड्यूसर्स के बारे में, कॉपीराइटर्स के बारे में, उन वीडियो एडिटर्स के बारे में जो मुसलमान हैं और उन टीवी प्रोग्राम्स में अंदर खाने काम करते हैं, उन टीवी प्रोग्राम्स को बना रहे हैं जो मुसलमानों के जेनोसाइड के लिए एडवोकेट करते हैं। आप उनको जानते नहीं हैं, उनका चेहरा टीवी पे नहीं आता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अखबारों में, टीवी में काम कर रहे हैं, जो कम्युनल प्रोग्राम्स के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, वो अपने ही कत्ल की कहानियों को लिख रहे हैं। एक अदद नौकरी कितनी ज़रूरी है ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं। हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप इस्तीफ़ा जेब में रख के घूमें। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं नौकरी तो बहुत है, हम जेब में इस्तीफ़ा रख के घूमते हैं। ये ऑप्शन सबके पास नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत अहम है इस वक्त समझना कि इस तमाम ये जो पूरा दौर चल रहा है, इस पूरे दौर में भी आपको अलग अलग तरह से जो जिस तरह के तमगे दिए जा रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करती हूँ जो सेक्युलर हैं और वाकई सही मायनों में सेक्युलर हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है, मीडिया में भी रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे साथियों के लिए बहुत वेल मीनिंग लोग हैं, मतलब ये समझिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम करती हूँ, आखिरकार मुझे आके लगा कि मुझे आखिरकार अपना घर मिल गया है, जहाँ मेरी डाइवर्सिटी को न सिर्फ कि टॉलरेट किया जाता है बल्कि कभी कभी सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बावजूद भी मैं कहूँगी कि जो दर्द मैं सहती हूँ एक मुस्लिम जर्नलिस्ट होने के नाते, जब उन कहानियों को मैं कह रही होती हूँ, सुना रही होती हूँ, रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, मेरे कॉलीग्स के लिए ये रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट हो सकता है, राइटिंग का सब्जेक्ट हो सकता है। वो दूर खड़े होकर हम सबको मरते हुए, कटते हुए, घटते हुए देख सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते। और इसीलिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है, ऐसे खासकर दौर में जबकि हम ये देख रहे हैं कि अभी कल परसों मैंने एक बात कही, बड़ी नागवार गुजरी, और ख़ासकर ऑपोजिशन के लीडर्स में कई का मेरे पास फ़ोन भी आया। बात हो रही थी इंडिया ब्लॉक के बॉयकॉट की कि उन्होंने एंकर्स का बॉयकॉट किया है। मैंने कहा भाई ये तो बहुत खुदगर्ज फैसला है। अगर उन्होंने नफ़रत के लिए बॉयकॉट किया है तो ये बॉयकॉट 10 साल पहले होना चाहिए था। ये तो उन्होंने, जब उन्हें ये लगा, जब भारत के, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को इस तरह उनके खिलाफ नफ़रत फैलाई जा रही थी कि उनको बताया जा रहा था कि वो मुल्क के अकेले ऐसे दुश्मन हैं, अगर वो रास्ते से हट जाएं तो विश्व गुरु बन जाए हिंदुस्तान। वो इतने बदतरीन लोग हैं कि एक वायरस अपने ऊपर लाद कर, अपने को इन्फेक्ट करके वो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को, 120 करोड़ जो बाकी बचे लोग हैं, उनको वायरस देने के लिए बन गए हैं। वो कोरोना बॉम्ब है, उन्होंने कोरोना जिहाद किया है। ऐसे वक्त में जब बाकायदा बॉयकॉट की कॉल्स हो रही हों, जहाँ की बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हों, और वो उन पंचायतों को पूरा फ़रोग देने का काम ये न्यूज़ चैनल्स लगातार बता रहे हों दुश्मनों के तौर पर, ऐसे वक्त में कभी पूरे 10 साल में किसी सेक्युलर ऑपोजिशन पार्टी को ये ख्याल नहीं आया कि इनका बॉयकॉट होना चाहिए। जब आखिरकार ये लगा कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, कि अब सेक्युलर पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं बची, तो एक सिंबलिज्म, एक प्रतीक के तौर पे, एक सिंबल के तौर पे ये कहा गया कि हम उनका बॉयकॉट करते हैं। मैं अभी भी वेलकम करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस फैसले से खफा हूँ, मैं सिर्फ आईना दिखाना चाहती हूँ कि आप नफ़रत से आपको परेशानी नहीं है। आपको परेशानी ये है कि आपके लिए जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया कि आपकी पॉलिटिक्स के लिए स्कोप ख़त्म हो रहा है, आपने अपने लिए ये किया है, नफ़रत के लिए नहीं किया। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने देखा उत्तर प्रदेश में कैसे जो हमारी एलिजिडली जो तथाकथित, जिसे हिंदी में कहते हैं सेक्युलर पार्टीज़ हैं, जब मैंने देखा कि एक मुजफ्फरनगर में मैंने जो 2013 के जो राइट विक्टिम्स हैं उन पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और देखा कि कितने दोज़खी बदतरीन हालात में वो लोग जी रहे थे। तो एक सेक्युलर पार्टी के नेता का हमारे एडिटर के पास फ़ोन आया और कहने लगे भाई आपकी सीनियर एडिटर हमारी पॉलिटिकल इक्वेशन ख़राब कर रही हैं।
क्योंकि मैंने ये कहा कि भाई 2013 से लेके 2017 के बीच वो 4 साल भी गुजरे जब वो सेक्युलर पार्टी जो पावर में थी वो उन लोगों का ख्याल रख सकती थी, उनको ढंग से घर दे सकती थी, उनको रिहेबिलिटेट कर सकती थी। तो ये हालत है। तो मुझे लगता है कि मीडिया के एक नुमाइंदा होने के नाते और आप सब लोग जो किसी ना किसी हैसियत में काम करें, यहाँ बहुत सारे मेरे मीडिया के दोस्त भी हैं और बाकी आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, कम्युनल पार्टी को भी हैंडल करना ज़रूरी है, सेक्युलर पार्टियों को भी एक दबाव बना के रखना ज़रूरी है, उनको भी, क्योंकि ये भी बहुत बुरी आदत है सेक्युलर पार्टियों की कि कब वो लेफ्ट से राइट की तरफ मुड़ती चली जाए, उनको भी बीच में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी हमारे सामने जो यहाँ पर बैठे हुए मेहमानों में वो भी एक साहब मौजूद हैं सेक्युलर पार्टियाँ राइट की तरफ न जाएं, सेंटर तक ही रहें। इसके लिए खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि इस किताब को ज़रूर पढ़िए और